19 नवंबर साल 1961 में एक 23 वर्षीय अमेरिकी लड़का अचानक से गायब हो जाता है इंडोनेशिया के न्यू गिनी में। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो लोग सोचते हैं कि वो डूबकर मर गया है जब उसकी बोट अगस्त टाउन के करीब समंदर में पलट गई थी। लेकिन महीनों के जांच पड़ताल के बाद भी उसकी बॉडी नहीं मिलती। और ये जो लड़का गायब हुआ था ये कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि ये था माइकल क्लार्क रॉकफेलर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति नेल्सन रॉकफेलर का सबसे छोटा बेटा। इसके साथ ही ये ग्रैंडसन था जॉन डी रॉकफेलर का। अब अगर आप इस व्यक्ति को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जॉन डी हिस्ट्री के सबसे पहले बिलियनियर बिजनेसमैन में से एक थे। तो आप समझ सकते हैं कि माइकल कितने बड़े घराने का लड़का था। माइकल के गायब होने के कुछ महीनों के बाद एक अजीब स्टोरी सामने आती है कि माइकल एक्चुअल में डूबकर नहीं मरा था, बल्कि उसे वहां के ट्राइबल आदमखोरों ने मारकर खा गए थे। लेकिन फिर माइकल के डूबने के 40 सालों के बाद एक नई कहानी सामने आती है। एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। अस्मत ट्राइब के लोगों के बीच एक व्हाइट इंसान था जो बिल्कुल माइकल की तरह दिखाई दे रहा था। तो आखिर माइकल के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था? दरअसल 17 नवंबर साल 1961 को जब माइकल अपने दोस्त के साथ पपुआ में अस्मत ट्राइब से मिलने के लिए जा रहा होता है तो अचानक बीच समंदर में उसकी बोट खराब हो जाती है और उनके पास कोई सुविधा भी नहीं था कि वो रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर सके। माइकल को यहाँ आने का मेन रीजन था अस्मत ट्राइब से मिलना। माइकल काफी ज्यादा आकर्षित होता है अस्मत ट्राइब के आर्टवर्क से और सबसे ज्यादा माइकल को पसंद थी ये बेसबॉल। ये एक सिंगल लकड़ी होती है जिसे अस्मत ट्राइब के लोग इस तरह से शेप देते हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन अस्मत ट्राइब के लोग इन बेसबॉल को आर्ट के रूप में नहीं बनाते, बल्कि ये मानते हैं कि इन बेसबॉल में इनके वॉरियर की आत्माएं होती है जो लड़ाई में मारे गए हैं और ये आत्माएं इन बेसबॉल में तब तक ट्रैप रहेगी जब तक इनके ट्राइब के लोग दुश्मन के उतने ही लोगों को ना मार दे। इसके कुछ महीने पहले ही माइकल यहाँ आया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिल्म मेकर्स के साथ और तब इसको इनके आर्टवर्क के बारे में पता चला था। इसीलिए माइकल इस बार अपने दोस्त के साथ अकेले ही यहाँ आ रहा था। लेकिन बीच समंदर में ही उसकी नाव बिगड़ जाती है। शिप पर माइकल के अलावा 3 और लोग सवार थे, एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट रीने वाशिंग और 2 अस्मत ट्राइब के गाइड साइमन और लियो। अब दोनों गाइड फैसला करते हैं कि ये तैर कर किनारे जाएंगे और मदद लेकर आएंगे। तब तक इनको यहीं पर इंतजार करना होगा। वैसे तो माइकल एक करोड़पति घराने का लड़का था, लेकिन फिर भी इसको ट्राइबल लाइफ ज्यादा पसंद थी क्योंकि न्यूयॉर्क में माइकल के पिता का एक म्यूजियम था जहाँ पर दुनिया भर के ट्राइब के आर्टवर्क मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर अस्मत ट्राइब का एक भी आर्टवर्क नहीं था। इसीलिए माइकल ने रीने के साथ मिलकर न्यू गिनी आने का फैसला किया। अब तक माइकल और लियो को गए हुए काफी घंटे बीत गए थे और इन्हें ये डर था कि इन्हें रेस्क्यू किया भी जाएगा कि नहीं। अगली सुबह तक भी इन्हें कोई रेस्क्यू करने नहीं आता। इसीलिए माइकल रीने से कहता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। माइकल अपने पीठ पर 2 गैस के कैन को अटैच करता है और किनारे की तरफ तैरना शुरू कर देता है। जहाँ से माइकल ने तैरना शुरू किया था वहाँ से किनारा 22 किलोमीटर दूर था। अब माइकल के गए हुए भी 12 घंटे बीत गए थे और रीने अभी भी नाव पर मदद के इंतजार में बैठा था क्योंकि रीने को तैरना नहीं आता था। अगली सुबह रीने के पास एक रेस्क्यू बोट आती है जो साइमन और लियो लाए थे। वो लोग रीने से पूछते हैं कि माइकल कहाँ गया, तो रीने बताता है कि माइकल पिछले ही दिन मदद लाने के लिए तैरकर किनारे गया है। वो लोग तुरंत माइकल को खोजने के लिए किनारे की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको माइकल नहीं मिलता। जब ये बात रॉकफेलर फैमिली को पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। रॉकफेलर फैमिली अपनी पावर का इस्तेमाल करके हिस्ट्री के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं जिसमें हजारों लोकल, सैकड़ों शिप और हेलीकॉप्टर शामिल थे। माइकल के पिता और उसके जुड़वा बहन उसे खोजने के लिए खुद न्यू गिनी आते हैं। महीनों तक माइकल को हर जगह खोजा जाता है लेकिन माइकल का कोई पता नहीं चलता। तभी एक सबूत उनके हाथ लगती है। माइकल जिस गैस कैन के सहारे तैरकर किनारे आ रहा था उसका एक कैन उनको समंदर के किनारे मिलता है और उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद माइकल के फैमिली वापस अमेरिका लौट जाती है, लेकिन माइकल के सर्च ऑपरेशन सालों तक चलती रही।
माइकल के गायब होने के 3 सालों के बाद साल 1964 में रॉकफेलर फैमिली ये एक्सेप्ट कर लेती है कि माइकल डूबकर मर गया है जब वो 22 किलोमीटर तक तैरकर किनारे आ रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि माइकल ने मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी थी। इसके साथ ही वो एक जबरदस्त तैराक और रेसलर था। माइकल के गायब होने के 5 सालों के बाद 1966 में एक अजीब कहानी सामने आती है। एक ऑस्ट्रेलियन स्मगलर मिल्ट मैचलिन नामक एक रिपोर्टर से कहता है कि उसने न्यू गिनी के एक टापू पर माइकल को देखा है जो उसके गायब होने वाली लोकेशन से थोड़ा ही दूर था। मिल्ट मैचलिन उसके बात पर यकीन करके न्यू गिनी पहुंच जाते हैं और वो उस आइलैंड पर जाते हैं जिसके बारे में उन्हें स्मगलर ने बताया था। लेकिन वहां उनको एक वीरान झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा भी मिल्ट हर जगह माइकल का पता लगाते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। मिल्ट और उनके क्रू ने इस पूरे ट्रिप को डॉक्यूमेंट किया था। अब क्योंकि माइकल नहीं मिलता इसीलिए वो इस रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा कभी नहीं देखते। इसके 40 सालों के बाद एक और फिल्म क्रू माइकल को ढूंढने का फैसला करते हैं क्योंकि काफी सारी अफवाहें फैल रही थी कि माइकल अभी भी जिंदा है और वो अस्मत ट्राइब के साथ ही रह रहा है। ये क्रू जाने से पहले मिल्ट के रिकॉर्डेड वीडियो को एक बार देखने का फैसला करते हैं। जब वो लोग उस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक बड़ी ही अजीब चीज दिखाई देती है। अस्मत ट्राइब के वॉरियर दूसरे ट्राइब के साथ लड़ने के लिए जा रहे होते हैं और उनके बीच एक दाढ़ी वाला व्हाइट बंदा होता है जो बिल्कुल ही माइकल रॉकफेलर की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि वो माइकल ही है या कोई और, क्योंकि इन वीडियो को रिकॉर्ड किए 40 साल गुजर गए थे। इसी बीच साल 2014 में नेशनल जियोग्राफी के जर्नलिस्ट कार्ल हाफमैन रॉकफेलर के मिस्ट्री को सुलझाने के लिए न्यू गिनी पहुंच जाते हैं। न्यू गिनी जाने के बाद ये अस्मत ट्राइब के साथ घुल मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। इनको काफी महीना लगता है उनके रिस्पेक्ट और विश्वास को जीतने में। तब जाके अस्मत ट्राइब के लोग कार्ल को माइकल को लेकर एक नई स्टोरी सुनाते हैं। ये ट्राइब कार्ल को वार्निंग देते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी और से बताई तो तुम मर जाओगे। कार्ल हाफमैन इस ट्राइब से पूरी स्टोरी को सुनकर वापस अमेरिका आ जाते हैं। फिर कार्ल एक बुक लिखते हैं जिसका नाम था सेवेज हार्वेस्ट और उस बुक के हिसाब से माइकल रॉकफेलर के साथ उस दिन कुछ ये हुआ था। 19 नवंबर की सुबह जब 24 घंटों तक स्विम करके माइकल किनारे पहुंचता है तो वहां उसे 50 से भी ज्यादा अस्मत ट्राइब के वॉरियर मिलते हैं जो माइकल को देखते ही उसे मारकर खा जाते हैं। लेकिन क्यों? अब इस कहानी के आगे 2 थ्योरी आती है। जब कुछ महीने पहले माइकल इनके पास पहली बार आया था तो उसने इनके 20 बॉल को लेने की कोशिश की थी जिससे ये लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और उनके दिल में माइकल को लेकर एक नफरत पैदा हो गई थी। फिर माइकल मैजिकली उनके पास ही आ जाता है, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि माइकल को अपने रिचुअल के हिसाब से मार देंगे। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि साल 1957 में अस्मत ट्राइब और व्हाइट मैन के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें व्हाइट मैन ने अस्मत ट्राइब के 5 वॉरियर को मार दिए थे। लेकिन बदले में ये लोग किसी भी व्हाइट मैन को नहीं मार पाए थे क्योंकि उनके पास बंदूकें थी। अब अस्मत ट्राइब में एक अजीब सी प्रथा है कि अगर कोई दुश्मन इनके वॉरियर को मारता है तो ये भी दुश्मन के उतने ही लोगों को मारेंगे ताकि दुनिया में बैलेंस बना रहे। इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने माइकल को मार दिया हो क्योंकि माइकल भी एक व्हाइट मैन था। माइकल को मारने के बाद ये लोग उसे खा जाते हैं और उसकी खोपड़ी को अपने ट्राइब में सजा कर रख देते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद इनके पास एक सर्च टीम आती है माइकल को ढूंढते हुए। तब जाके इनको मालूम पड़ता है कि इन्होंने किस व्यक्ति को मार दिया है। इस ट्राइब को पता था कि अगर ये लोग सच्चाई को बता देंगे तो व्हाइट मैन इनके पूरे ट्राइब को मार देंगे। इसीलिए दशकों तक ये लोग इस बात को छिपा कर रखते हैं। इन सभी कहानियों के वायरल होने के बाद भी रॉकफेलर फैमिली इसे मानने से इनकार कर देते हैं और वो मानते हैं कि माइकल एक्चुअल में डूबकर मरा था। अब आप लोग बताओ कि क्या सच में माइकल डूबकर मरा था या फिर अस्मत ट्राइब उसे मारकर खा गए थे या फिर माइकल उनके साथ ही घुल मिलकर रहने लगा। वैसे अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।